नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं आप खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां पर एक प्रसूता महिला की दर्दनाक मौत हो गई और वो भी अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते। लेकिन महिला को किसी अस्पताल ने भी भर्ती नहीं किया। ये हैरानी भरा और डराने वाला मामला राज्य की राजधानी का है। यहां देहरा खास निवासी एक महिला की घर पर ही डिलीवरी हुई थी, लेकिन महिला ने 2 मृत बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद महिला की भी तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजन महिला को लेकर दून अस्पताल पहुंचे। अब दून अस्पताल कोविड हॉस्पिटल बन चुका है, तो वहां से महिला को कोरोनेशन अस्पताल भेजा गया। कोरोनेशन अस्पताल ने भी महिला को भर्ती करने से मना कर दिया और महिला को गांधी हॉस्पिटल भेज दिया गया। गांधी हॉस्पिटल में वो सुविधाएं ही नहीं थी, तो गांधी अस्पताल से महिला को प्राइवेट अस्पताल भेज दिया गया। हैरानी की बात यह रही कि प्राइवेट अस्पताल में भी महिला को इलाज नहीं मिला, तो महिला को फिर से दून हॉस्पिटल लेकर आया गया और आखिर में दून हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। 5 अस्पतालों में महिला भटकती रही, लेकिन इलाज नहीं मिला और अंत में इस महिला ने दम तोड़ दिया। अब ऐसे में सवाल यह है कि महिला को भर्ती नहीं करने वाले अस्पताल पर कार्रवाई कब होगी? तो किस तरह से एक महिला अस्पताल दर अस्पताल भटकती रही, 5 अस्पतालों में गई और अस्पताल जाने के बावजूद भी वो नहीं बच पाई, उसकी जान चली गई, उसने दम तोड़ दिया। दून अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पताल तक वो चक्कर काटती रही। कहा यह जा रहा है कि 2 बच्चों को जन्म दिया था इस महिला ने और दोनों बच्चे मृत पाए गए। इसके बाद महिला की हालत भी बिगड़ने लगी, उसे दून हॉस्पिटल भेजा गया, कोरोनेशन हॉस्पिटल भेजा गया, प्राइवेट अस्पताल भेजा गया। तमाम अस्पतालों के चक्कर उसने काटे, लेकिन अंत में महिला की मौत हो गई और वो भी बिना इलाज के। अब बात यही उठ रही है कि इतने अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद अगर इस महिला की मौत हो जाती है तो इसकी जिम्मेदार कौन है, और अगर जिम्मेदार हॉस्पिटल है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? तो दून का ये पूरा मामला है और अगर राज्य की राजधानी में ये हाल है तो आज समझ सकते हैं कि दूर दराज के इलाकों में क्या हाल होगा। सुविधाएं किस तरह की है कि तमाम हॉस्पिटल में जाने के बाद भी इस महिला को इलाज नहीं मिला। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुनील नवप्रभात जुड़ गए हैं। सुनील, एक महिला अगर बीमार होती है, उसकी तबीयत खराब होती है, कई अस्पतालों में जाती है, लेकिन कहीं भी उसको इलाज नहीं मिलता, अब इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या इस मामले को लेकर किसी तरह का संज्ञान लिया गया है? देखिए नीलू, ये बेहद गंभीर मामला है और कोविड की शुरुआत में ही ये आशंका जरूर जताई जा रही थी कि जब जिलों के प्रमुख हॉस्पिटल कोविड को डेडिकेटेड हो जाएंगे, उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी सामान्य तौर पर मरीजों को देखने के लिए। ताज़ा मामले में जो ये महिला थी वो 9 जून को, इससे पहले गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में आई थी। मैं इसी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ के चिकित्सकों ने उसको बता दिया था, उसका टेस्ट करने के बाद उसको घर भेज दिया था। लेकिन डिलीवरी जैसे सामान्य मामलों में आमतौर पर ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि डिलीवरी कितने समय बाद हो सकती है, कितने दिन में हो सकती है। इसके बावजूद महिला को 9 जून को वापस घर भेज दिया जाता है। उसको घर में ही प्रसव पीड़ा होती है, वहीं पर वो 2 बच्चों को जन्म देती है और दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। इसके बाद चूंकि महिला एनीमिक थी, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, उसको परिजन कोरोनेशन हॉस्पिटल ले आए। कोरोनेशन से उसको दून हॉस्पिटल भेज दिया गया। दून हॉस्पिटल ने कहा कि चूंकि वो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है कोविड के लिए और ऐसे मामलों में संक्रमण का खतरा और भी तेज होता है, तो उन्होंने उसको वापस कोरोनेशन भेजा। कोरोनेशन से महिला गांधी हॉस्पिटल को रेफ़र की गई और इसी हॉस्पिटल के द्वारा उसको फिर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन कहाँ किस हॉस्पिटल में हो जाए उसको ये नहीं बताया गया। लेकिन सुनील, अगर कोरोनेशन हॉस्पिटल में वो गई, वहां से उसे गांधी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, कोरोनेशन ने क्यों भर्ती करने से मना कर दिया? देखिए यही बेहद गंभीर मसला है और पिछले कुछ दिनों से लगातार ये समस्या आ रही है कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल को पेशेंट को रेफ़र किया जा रहा है। ताज़ा मामले में भी ऐसे ही हुआ कि कोरोनेशन से गांधी हॉस्पिटल गई, गांधी हॉस्पिटल से उसे हायर सेंटर को रेफ़र कर दिया गया। वो 2 मेडिकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स के चक्कर काटती रही और लास्ट में जब उसकी हालत ख़राब हो गई, बेहद गंभीर पेशेंट हो गया, तो दून हॉस्पिटल को उसको मजबूरन भर्ती करना पड़ा। वो वेंटिलेटर पे थी, उसको लगातार वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा था, लेकिन देर
शाम उसने दम तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ा करता है। और ये तो ताज़ा मामला है जो सामने आया है कि महिला की मौत हो गई, उसके नवजात की मौत हो गई। ऐसे न जाने कितने लोग तो अस्पताल प्रशासन की तरफ से परेशानी का कोई बात रखी गई अपनी तरफ से? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है, सीएमओ ने इसकी रिपोर्ट तलब की है और इसके अलावा स्वास्थ्य सचिव ने भी मामले का संज्ञान लिया है कि आखिर वो कौन से हालात थे, वो कौन से कारण थे जिसके कारण महिला को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल इस गंभीर स्थिति के बावजूद रेफर बिल्कुल सुनील, तो अब संज्ञान लेने की जरूरत भी है क्योंकि एक महिला को इलाज ना मिल पाने की वजह से उसने दम तोड़ दिया। उसका पूरा परिवार किस सदमे में होगा वो हम समझ सकते हैं, लेकिन अब इस पर कार्रवाई भी जरूरी है और ये जानना भी जरूरी है कि आखिर क्या वजह थी कि इस महिला को भर्ती नहीं किया जा सका और इसकी जान नहीं बचाई जा सकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हल्द्वानी से खबर लेते हैं। यहां पर मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब में कोरोना के टेस्ट रोक दिए गए हैं। मशीन में तकनीकी दिक्कत आने से कोरोना टेस्टिंग बंद कर दी गई है। यहां पर पीसीआर मशीन में तकनीकी खामी आई थी और तकनीकी दिक्कत आने से इंफेक्शन का खतरा हो गया था, जिसके बाद टेस्टिंग को ही बंद कर दिया गया। और ये लैब कुमाऊं मंडल की एकमात्र लैब है, जिसकी वजह से कुमाऊं के 6 जिलों को टेस्टिंग के लिए अब मुश्किलें आ रही है। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब टेस्टिंग को रोक दिया गया है, ऐसी स्थिति में क्या कह रहे हैं, कब तक मशीनें ठीक हो जाएंगी? देखिए, 800 सैंपल का बैकलॉग है इस समय, 800 से ज्यादा सैंपल्स का बैकलॉग है। तो ऐसे में पूरा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। हुआ यह है कि ऑफ रिकॉर्ड में जो अधिकारी बता रहे हैं कि जो पीसीआर मशीन में खराबी आई है उसके कारण पूरे की पूरी लैब में इंफेक्शन फैल गया है। यानी जो कोरोना का इंफेक्शन है वो पूरी की पूरी लैब में एयर में ट्रेवल कर रहा है। इसके बाद खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि जो लोग इस टेस्टिंग में लगे हुए थे, जो डॉक्टर्स लगे हुए थे और उनकी पूरी की पूरी जो टेक्निकल टीम लगी हुई थी, उनमें इन्फेक्शन का खतरा था। तो इसकी वजह से आनंद फानंद में कल देर रात जो है इस लैब को पूरी तरीके से बंद करना पड़ा और उसके बाद एक एक दीवार को सैनिटाइज किया जा रहा है और बहुत माइन्यूटली सैनिटाइज किया जा रहा है और ये 24 घंटे तक ये लैब बंद रहेगी। हालांकि इसको तकनीकी खराबी ही बताया जा रहा है क्योंकि जो पीसीआर मशीन है उसी के जरिए टेस्ट होता है और जब इससे इन्फेक्शन जब बाहर के एरिया में फैल जाता है तो टेस्ट रिपोर्ट सही नहीं आ पाती, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से रिपोर्ट जो है रिपोर्ट्स में एरर आते हैं। तो यही वजह है कि शैलेंद्र, चूंकि ये कुमाऊं मंडल का एकमात्र लैब है, क्योंकि आपने बताया कि 800 इस वक्त बैकलॉग चल रहा है, कोरोना पेशेंट की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, ऐसे में कब तक ये मशीन ठीक हो जाएगी, कब तक से दोबारा काम करने लगेगी, कुछ इस बारे में जानकारी दी गई है क्या? देखिए, फिलहाल 24 घंटे को बंद किया गया है और नीलू ये केवल कुमाऊं मंडल की एकमात्र सबसे बड़ी लैब नहीं है, ये बल्कि प्रदेश की सबसे बड़ी लैब है और सबसे पहला केस कोरोना का कंफर्म केस यहीं से कंफर्म हुआ था प्रदेश के भीतर और ये सबसे वेल इक्विप्ड लैब है पूरे प्रदेश के भीतर। सबसे ज्यादा टेस्ट यहीं हो रहे हैं और सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स भी इसी लैब से अभी तक सामने आ रही हैं। ऐसे में जो कोरोना की रिपोर्ट्स हैं उनमें जरूर ब्रेक लगेगा और फिलहाल 24 घंटे के लिए इस पर ब्रेक लगाया गया है। बिल्कुल ब्रेक लगेगा, लेकिन एहतियात के तौर पर यह भी करना जरूरी था और कहा यह जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर शायद फिर से एक बार यहां पर कामकाज शुरू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी देने के लिए। और रुद्रप्रयाग से खबर है, यहां पर कोरोना ड्यूटी में लगा शिक्षा विभाग का कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया है। कर्मचारी की बुधवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मामले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी उजागर हुई है। 5 जून को सैंपल लेने के बाद भी कर्मचारी को क्वारंटीन नहीं किया गया। संक्रमित कर्मचारी कलेक्ट्रेट में दिन भर घूमता रहा। तिलवाड़ा बाजार और गांव में भी कई लोगों के संपर्क में आया था। आनंद फानंद में कलेक्ट्रेट परिसर को सैनिटाइज किया गया। अब कर्मचारियों और आम लोगों में इसे लेकर दहशत है। और अब रुद्रप्रयाग में लापरवाही का असर भी दिख रहा है। यहां पर 7 और प्रवासियों को उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, कोरोना पॉजिटिव है। वो कल देर रात आई 7 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 7 प्रवासियों में से 5 प्रवासी तो दिल्ली के ही बताए जा रहे हैं जो उत्तराखंड पहुंचे हैं। राजस्थान और पुणे से आए एक प्रवासी भी संक्रमित मिले हैं। संक्रमितों में 5 और 3 साल के 2 बच्चे भी शामिल हैं। रुद्रप्रयाग जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 42 पहुंच गई है। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र सिंह रुद्रप्रयाग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक के बाद एक रुद्रप्रयाग में कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और अब 7 नए और केस। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कल देर रात जो 12 बजे के बाद जो रिपोर्ट आई है
लैब से, उसमें जो है 7 और लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। और बीते 2 दिन पहले भी जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी 7 निकले। तो टोटल जो है 2 दिनों में 14 लोग जो है कोरोना संक्रमित निकल चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे भी, इस बार जो रिपोर्ट आई उसमें 2 जो है 3 साल के बच्चा और 5 साल का, दोनों कोरोना पॉजिटिव निकले। जो प्रवासी हैं, ये वो रिपोर्टें हैं जो 5 तारीख से पहले ली गई हैं, उसके बाद की सारी रिपोर्टें अभी पेंडिंग हैं। तो ऐसे में और आंकड़े बढ़ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि कल जो है जिस तरह से एक मामला प्रकाश में यहाँ पे आया था कि एक कोरोना ड्यूटी में लगे एक कर्मचारी को संक्रमण की पुष्टि हुई थी, उसके बाद काफी हड़कंप जो है जिले में मचा हुआ था। क्योंकि जो है जो कोरोना ड्यूटी में जो कर्मचारी शिक्षा विभाग का लगा था, जो संक्रमित हुआ था, वो इस दौरान जो है उसको स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई और वो उसको क्वारंटाइन नहीं किया गया था। वो कई जगह इस दौरान घूमा था, यहाँ तक कि कलेक्टर तक में जो है वो घूमता रहा। और उसके बाद जो है पूरे कर्मचारियों में भी हड़कंप था। तिलवाड़ा बाजार में भी वो कई लोगों के संपर्क में आया, ऐसा बताया जा रहा है, और अपने गांव उसके बाद गया। उसको क्वारंटाइन, मतलब जो है होम क्वारंटाइन की केवल सलाह दी गई थी, लेकिन वो घूम रहा था। तो बिल्कुल शैलेंद्र, और यही वजह है कि लगातार इस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और नैनीताल से खबर है, यहां पर आज भवाली भीमताल रोड 5 घंटे के लिए बंद रहेगी। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक भवाली से भीमताल के बीच रोड पर आवाजाही बंद रहेगी। रोड में निर्माण कार्य के चलते इसे बंद किया जा रहा है और 21 जून तक हर रोज भवाली भीमताल रोड 5 घंटे के लिए बंद रहेगी और इस दौरान गाड़ियां ज्योलीकोट होकर हल्द्वानी के लिए जाएगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सभी जिलों के डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तैयार की गई है, जिसके तहत प्रवासियों को रोजगार के लिए लोन दिया जाना है। स्वरोजगार के सब्सिडी पर लोन की व्यवस्था की गई है। इस बात का पक्षधर सदैव से रहा हूं कि हमको स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहिए और किसी भी नौजवान से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सोच ये होना चाहिए कि मैं तो रोज़गार करूंगा ही, मैं 2 और लोगों को रोज़गार दूंगा। उसी में स्वरोजगार एक कड़ी है जिसमें मुख्यमंत्री और सरकारी नौकरियों पर रोक के आदेश पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान अब सामने आया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कम खर्च के आदेश दे दिए गए हैं। ये केवल एक ऐसा फेज चल रहा है। नौकरियों पर रोक पर सीएम ने कहा कि रोक का सवाल नहीं है, शासनादेश में सब कुछ साफ लिखा है। तो आय के सोर्स है वो काफ़ी कम हो गए हैं, काफ़ी सीमित हुए हैं और इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिया था हमने कि आप मितव्ययता कीजिए। जो जहाँ पर भी कटौती हो सकती है उस कटौती को करना चाहिए। एक फेज है ये, एक फेज है ये। इस फेज के निकलने के बाद सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन मैं आज मीडिया में पढ़ रहा था कि नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई है, ऐसा मैं आज पढ़ रहा था। ऐसा नहीं है, वो शासनादेश देखना चाहिए और तभी मैं समझता हूँ कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या करने जा रही है, तो स्पष्ट हो जाए। और कोरोना काल में मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने जो सख्त कदम उठाने शुरू किए हैं, उसने अब सियासी रंग लेना भी शुरू कर दिया है। इससे प्रभावित कर्मचारी आक्रोशित है तो कांग्रेस भी आग में घी डाल रही है। लॉकडाउन में पटरी पर से उतरी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने कई फैसले लिए, जिसमें वेतन भत्तों में कटौती, डीए को फ्रीज करना, नई भर्तियों पर रोक जैसे कई कदम शामिल हैं। अब सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारी नाराज हो गए हैं। उनका कहना है कि अगर कैंची चलानी है तो सरकारी दायित्वों से नवाजे गए नेताओं पर चलाइए। सरकार सोचे वाकई में कोरोना महामारी के बाद सरकार का जो रेवेन्यू था वो लॉस हो रहा है, तो सरकार को केवल कर्मचारियों पे ही टारगेट ना करके सरकार तमाम उन दायित्वधारियों पे भी टारगेट करे, उन महानुभावों पे भी टारगेट करे जिनको एक लंबी फौज सरकार ने खड़ी की है और सरकार उन पे जो अनावश्यक खर्चे करके इस राज्य का वित्तीय भार बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं सरकार उस पर भी लगाम लगा सकती है। उधर कांग्रेस भी मौका देखकर चौंका जड़ रही है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार ने जो दायित्वधारियों की फौज खड़ी की है, पहले उसमें कटौती करे। सरकार ने भी गेंद कांग्रेस के पाले में ही डाल दी। महाजनों ये नगता सपनता, अगर कटौती शुरू करनी है तो मुख्यमंत्री जी अपने यहाँ से करें, अपने मंत्रिमंडल से करें। अपने राज्य में जो इतने दर्जनों उन्होंने तमाम दायित्वधारी बनाए हुए हैं, उनकी सुविधाएं समाप्त करें।
दायित्वधारियों और सियासत का चोली दामन का साथ रहा है। उत्तराखंड की सियासत में वो हमेशा ही चर्चा का केंद्र रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से चरमराई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए दायित्व कोई भी नहीं लेना चाह रहा। देहरादून से सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और प्राइवेट स्कूल में फीस माफी को लेकर चल रहे विवाद के बीच शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि जो अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं दे सकते वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई करवाई जा रही है। कोई अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं है, कोर्ट में विचाराधीन मैटर है और इसमें चल रहा है। और इसके बाद मैं आप लोगों के माध्यम से भी आम जनमानस से कहना चाहता हूं कि किसी को सरकारी स्कूल में फीस देने में दिक्कत है तो सरकारी सिस्टम का हमारे विद्यालय ठीक हुए हैं। आप अपने पाले को, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें। हम उनको अच्छी पढ़ाई देने का वादा करते हैं और कुछ कमियां हमारे विद्यालय में आएंगी, आप हमको बताइए ना, आप उन कमियों को हमको बताइए, हम ठीक करेंगे। और इस वक्त प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी खबर है। हरिद्वार से ऋषिकेश और नेपाली फार्म में देहरादून के बीच मोटरोलाइट सिस्टम, हरिद्वार शहर के अंदर पीआरटी सिस्टम और देहरादून शहर में रोपवे का काम जल्द शुरू हो सकता है। आज सीएम की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल परियोजना के कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान CMP को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल परियोजना के MD जितेंद्र त्यागी ने देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश मेट्रोलाइट सिस्टम पर विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया। प्रथम चरण में कार्यों का साल 2021 से पहले शिलान्यास कर दिया जाएगा। इसमें हरिद्वार से ऋषिकेश, नेपाली फॉर्म से देहरादून के बीच मेट्रोलाइट सिस्टम, हरिद्वार शहर के बीच पीआरटी सिस्टम और देहरादून शहर के बीच रोपवे सिस्टम बनाया जाएगा। देहरादून सिटी का स्वरूप खराब न हो, उसकी जो सुंदरता है वो बनी रहे, इस दृष्टि से रोपवेज इसके अंदर बनेगी। और हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए ये मेट्रोलाइट फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज नेपाली फार्म से देहरादून रिस्पना विस्तार। पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाके में रहने वालों को अब संचार के लिए नेपाल पर निर्भर नहीं रहना होगा। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी इलाकों को SDRF की ओर से 49 सैटेलाइट फोन दिए गए हैं। सैटेलाइट फोन के जरिए अब ये इलाके शेष दुनिया से जुड़ सकेंगे। इन इलाकों में सैटेलाइट फोन सेवा साल 2018 से बंद पड़ी थी। सैटेलाइट फोन मिलने से धारचूला के 34 और मुनस्यारी के 15 गांव संचार सेवा से जुड़ जाएंगे। सैटेलाइट फोन से एक कॉल के लिए उपभोक्ता को 12 रुपए खर्च करने होंगे। क्षेत्र है, इसमें खास तौर पे धारचूला क्षेत्र में जो घाटियां हैं वहां पर, और जो मुनस्यारी में जो उच्च हिमालय क्षेत्र है वहां पर इसका प्रयोग किया जाएगा। पूर्व में जो DSPT फोन हमने जारी किया था, उन्हीं गांवों को ये सुविधा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें भुगतान आधारित ये व्यवस्था रहेगी। और रामनगर में जंगल के पास घूम रहे चीतल के एक झुंड पर कुत्तों ने धावा बोल दिया। इसमें कुछ चीतल आबादी की ओर आ गए। कुत्तों के झुंड से बचने के लिए एक चीतल ने बड़ी नहर में छलांग लगा दी। इसके बाद नहर में उसकी जान के लाले पड़ गए। तभी स्थानीय लोगों ने, पुलिस और वन विभाग ने उसे कड़ी मशक्कत के बाद नहर से बाहर निकाला। उसे सुरक्षित अब जंगल में छोड़ दिया गया है। और भले ही बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को ही खोल दिए गए हों, लेकिन आम श्रद्धालु के रूप में यहां पहली बार लोगों ने दर्शन किए। कोरोना महामारी के चलते इस बार किसी को भी धाम तक जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में प्रशासन ने 30 जून तक केवल स्थानीय लोगों को यहां दर्शन की अनुमति दी है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने भगवान बद्री नारायण के दर्शन किए। दर्शन के बाद भक्तों के चेहरे पर खुशी दिख रही थी। आज बाणा के प्रधान पीताम्बर मुल्फा प्रथम दर्शनार्थी थे हमारे, पहले वही आए, तत्पश्चात बामणी की कुछ महिलाएं आई हैं। दर्शन ना हुई कि हम भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पाए। हमने भगवान बद्री विशाल से यही मांगा कि जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस सही हो जाए और सब लोग भगवान नारायण के दर्शन कर पाए। बद्री विशाल के दर्शन किए काफ़ी टाइम बाद, बहुत ज़्यादा खुशी हुई और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए और बद्री विशाल सबकी रक्षा करे। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।